हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कल के टॉपिक को आगे कवर करेंगे जो क्या था, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हम लोग कल आर्टिकल नंबर 12 से 18 पढ़े थे। आर्टिकल नंबर 12 से 18 पढ़े थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 19 से लेके 35 तक। 19 से लेके 35 तक जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल था। ठीक है, अब आ जाइए आर्टिकल नंबर 18 के आगे 19। उससे पहले आपको मैं बता दूं, आपको जिन्होंने कल का वीडियो देखा उनको याद होगा कि 6 बेसिस हैं फंडामेंटल राइट्स के। कौन से 6 बेसिस हैं? तो पहला बेसिस हो जाता था इक्वालिटी, दूसरा बेसिस हो गया फ्रीडम, तीसरा बेसिस हो गया अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा बेसिस हो गया फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा बेसिस हो गया कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम, छठा बेसिस हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो आज हम लोग इसके आगे का चेक करेंगे। कल हमने क्वालिटी तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग इसके आगे का चेक करेंगे। तो पहले आ जाइए दूसरा बेसिस क्या था? फ्रीडम, आज़ादी। किस चीज़ का आज़ादी? किस चीज़ का आज़ादी? वो किस में कवर है? आर्टिकल नंबर 19 से। आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक। आर्टिकल नंबर 19 से लेके आर्टिकल नंबर 22 तक। तो चलिए फटाफट हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि मैं बहुत डीप में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये यूट्यूब वीडियो है, बहुत लंबा चला जाएगा। अदरवाइज पढ़ाने को तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, क्योंकि सारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मोस्टली कवर करूं। आर्टिकल नंबर 19 कहता है, आर्टिकल नंबर 19 कहता है कि आपको व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है, व्यक्ति कुछ भी खा सकता है, व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। अगर वो इंडियन है और इंडियन टेरिटरी में करना चाहे तो कहीं भी रह सकता है। तो क्या क्या है उसी का डिस्क्रिप्शन है। आर्टिकल नंबर 19 के 1 के ए में फ्रीडम ऑफ स्पीच का बात किया गया, जो बहुत लोग बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मेरे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं कुछ भी बोलूं। न्यूज़ पे भी चलते रहता है आजकल, तो आम जनता भी बोलने लगी है, जो सही है, उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। क्या अधिकार है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो पहला हो गया 1 का ए, क्या हो गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19 के 1 का बी क्या हो जाएगा? 19 के 1 का बी क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा? टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। हम एक साथ 200 लोग असेंबल हो सकते हैं शांतिपूर्वक, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग असेंबल हुए हैं पीसफुली और किसी के पास आर्म्स नहीं है, हथियार नहीं है। तो ये हमारा अधिकार है कि हम 100 जमा हो, 1000 जमा हो, 10,000 जमा हो। दैट इज आवर राइट, ठीक है, दैट इज आवर राइट। शादी एग्जाम्पल हो गया, करेक्ट। शादी शादी जैसे एग्जाम्पल हो गया। रिलीजियस फंक्शन एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, रिलीजियस फंक्शन जैसे एक एग्जाम्पल हो गया। अब आइए 19 का 1 का सी। सी क्या कहता है? टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। 5 वकील मिलके अपना यूनियन बना सकता है। 3 दोस्त मिलके अपना क्या था, ट्राइंगल यूनियन बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। 10 मजदूर मिलके मजदूर यूनियन बना सकते हैं। तो डेट इज अलाउड, डेट इज अलाउड। तो आप अपना यूनियन बना सकते हैं, आप अपना यूनियन बना सकते हैं। आइए अब 19 के 1 का डी देख लेते हैं। डी क्या होता है? डी देख लेते हैं। डी क्या होता है? मैं भारतीय हूँ, मैं भारत के किसी भी क्षेत्र में पूरी आज़ादी के साथ घूम सकता हूँ। ठीक है, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत के किसी भी क्षेत्र में पूरी आज़ादी के साथ घूम सकता हूँ। क्या हो गया? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का जहाँ तक टेरिटरी है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ सकता हूँ। जम्मू से कन्याकुमारी, गुजरात से मणिपुर, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तमिलनाडु, कहीं भी जा सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया 19 के 1 का डी। 19 के 1 का डी। 19 के 1 का 19 के 1 का क्या? ई क्या है? टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी प्लेस ऑफ इंडिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश का लोग महाराष्ट्र में सेटल हो गया, महाराष्ट्र के लोग तमिलनाडु में सेटल हो, तमिलनाडु के गुजरात चले गए, गुजरात के दिल्ली आ गए। तो जो भी भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है, वो कहीं भी सेटल हो सकता है।
वो कहीं भी रिसाइड कर सकता है, सेटल हो सकता है, ठीक है, रिसाइड कर सकता है, सेटल हो सकता है विदाउट एनी का मतलब एनी कंसर्न। तो कोई नहीं पूछने जाएगा कि आप गुजरात के हैं तो महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 के 1 का जो एफ है वो कहता है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जिसको जिसको फिलहाल अबेंडन कर दिया गया है फंडामेंटल राइट से, मतलब फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, ओमिटेड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है 44th अमेंडमेंट में। 44th अमेंडमेंट में 44th और 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो 19 के 1 का एफ ऐसा कुछ अब नहीं होता है। 19 के 1 के ई के बाद सीधा 19 का 1 का जी आता है। एफ को हटा दिया गया, लेकिन जानना जरूरी तो जान लीजिए राइट टू प्रॉपर्टी था जिसको ओमिट किया गया 44th अमेंडमेंट के हिसाब से। आइए 19 के 1 का जी देखते हैं। 19 के 1 का जी क्या कहता है? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, एनी जॉब, टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस। एक आदमी कोई भी जॉब कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, किसी चीज का भी व्यापार कर सकता है लीगली, ठीक है। लीगली किसी चीज का भी व्यापार कर सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग, डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग। तो 19 आर्टिकल कवर हुआ। आर्टिकल नंबर 20 क्या है? आर्टिकल नंबर 20 है कि जो अपराधी होता है, जो कन्विक्टेड है, उनको भी राइट्स है, उनको भी राइट्स है। तो उसके बहुत डिटेल है, ए और बी है, लेकिन मैं उतना डिटेल बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है वीडियो। बस आप जान जाइए कि आर्टिकल नंबर जो 20 है, आर्टिकल नंबर जो 20 है वो कहता है राइट राइट्स फॉर राइट्स फॉर कन्विक्टेड क्राइम क्रिमिनल, ठीक है, कन्विक्टेड क्रिमिनल। वही वकील मिलने का, जज के सामने पेश करने का, ये सब आर्टिकल नंबर 20 के अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 के आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दफ़ा पूछा जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। राइट टू लीव, राइट टू लीव एंड प्राइवेसी, एंड प्राइवेसी। कैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, ये आपका अपना चॉइस हो सकता है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है, आपके प्राइवेसी पे कोई हन नहीं डाल सकता है। बीच में अभी चल रहा था सॉफ्टवेयर का, इजरायली सॉफ्टवेयर, इफ यू रिमेम्बर, आपको अगर याद होगा तो बीच में मुद्दा उठा था एक इजरायली सॉफ्टवेयर का, और विपक्षों का, अपोजिशन का। अपोजिशन कहाँ बैठती है? संसद में। पर क्या है होना संसद, पर क्या है होना संसद, संसद में बताना था। अपोजिशन ने ब्लेम किया था रूलिंग पार्टी पे कि इसराइल के एक एप्लीकेशन से उन पर ट्रैक किया जा रहा है। खैर वो उसमें क्या था हमें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। लेकिन ये राइट है हमारा आर्टिकल नंबर 21 के हिसाब से, आर्टिकल नंबर 21 के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू लीव एंड प्राइवेसी। 21 का ए, 21 का 21 का 21 का ए वेरी इंपॉर्टेंट, 21 का ए वेरी इंपॉर्टेंट। आपने आरटीई का नाम सुना? आर टी ई, आर टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, वो 21 ए के अंदर आता है। एजुकेशन का राइट, एजुकेशन का राइट कि सबको पढ़ाई मिलेगा, सबको पढ़ना है, सबका अधिकार है, सबका अधिकार है पढ़ना। तो वो किसके अंदर आता है? आरटी के अंदर। आरटी किस में आता है? 21 ए में, ठीक है। आरटी किस में आता है? 21 ए में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप एकदम रट लीजिए। 21 आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे प्राइवेसी का हो या राइट टू एजुकेशन का हो, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट है आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है नेक्स्ट? आर्टिकल नंबर 22। तो हमारा फ्रीडम का टॉपिक खत्म हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 22 में क्या कहता है? 22 में क्या कहता है? सपोज कीजिए मैं घर में बैठा हुआ हूँ, पुलिस आई, पुलिस सर चलिए आपको जेल चलना पड़ेगा, ठीक है सर चलिए आपको जेल चलना पड़ेगा। तो ये मेरा अधिकार है कि मैं पूछ सकता हूँ कि शो मी द वारंट। फिल्मों में देखेंगे ना, पूछता है वारंट कहाँ है,
तो अनटिल अनलेस वारंट नहीं है या पुलिस आपको बता नहीं रही कि वो आपको क्यों लेके जा रही है, या आपका अधिकार है कि आप डिनाई कर सकते हो उनके साथ जाने के लिए। पुलिस से किसी भी पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते आप अनटिल अनलेस पुलिस आपको डिफाइन कर रही है कि किस कारण से आपको लेके जा रही है। ठीक है, तो डेट कम्स अंदर आर्टिकल नंबर 22। तो फ्रीडम का टॉपिक कवर हुआ, फ्रीडम का टॉपिक कवर हुआ। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अभी हम लोग देखने वाले हैं अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उससे पहले एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 19 में फ्रीडम बताया गया था, अभिव्यक्ति की आज़ादी। 19 का ए क्या कहता था, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी क्या कहता था, यू कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। सी क्या कहता था, एसोसिएशन और यूनियन फॉर्म कर सकते थे। डी क्या कह सकता था, क्या कहता था, आप भारत में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते थे। ई क्या कहता था, कहीं भी सेटल हो सकते हैं। एफ क्या कहता था, राइट टू प्रॉपर्टी, बट वो क्या हो गया था, ओमिटेड हो गया था, कौन से 44th अमेंडमेंट एक्ट में। और जी क्या कहता था, जी कहता था टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई कोई कुछ किसी चीज का भी बिजनेस कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। ठीक है, अब आ जाइए आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता था कि अपराधी को भी राइट है। 21 क्या कहता था, जीने का अधिकार और प्राइवेसी का अधिकार। 21 ए क्या कहता था, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 22 क्या कहता है आर्टिकल 22 कि किसी भी मामले में अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि कौन से मामले में किया जा रहा है, क्यों चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलिए तो अभी आगे बढ़ा जाए। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, इसमें कौन सा आता है, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब आप पे जोर जबरदस्ती, दबाव, प्रताड़ना, हिंदी बोल सकते हैं। ठीक है, तो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन इज नॉट अलाउड इन इंडिया। इन इंडिया आप किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, आपके खिलाफ केस हो सकता है। कैसे, आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बाउंडेज लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बाउंडेज लेबर, देह व्यापार, जिस्म व्यापार, छोटे बच्चों को बेच देना, औरतों के साथ जो गलत होता है उनको बेच देना, तो दीज आर नॉट अलाउड, दीज आर डायरेक्ट क्राइम। तो फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या है, कि आर्टिकल नंबर 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 23 याद रखिए, याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 23 ये कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज नॉट अलाउड एंड बाउंडेज लेबर, बंधुआ मजदूर जिसको हिंदी में कहते हैं, तो सुना होगा ना, गांव में बंधुआ मजदूर है, जबरदस्ती काम करवाते हैं कम पगार देके, डेट इज नॉट अलाउड। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेरे यहाँ ही काम करो और इतने में ही काम करो, उसकी मर्जी है। तो बाउंडेज लेबर इज नॉट अलाउड। इसी से रिलेटेड आता है, इसी से रिलेटेड आता है अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 24। वहां बाउंडेज लेबर का बात क्या था, यहाँ चाइल्ड लेबर का बात किया। चाइल्ड लेबर का बात किया कि किसी भी बच्चे को आप काम पर नहीं रख सकते हैं, काम पर नहीं रख सकते हैं, दैट इज नॉट अलाउड। कौन से एज ग्रुप से, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन से एज ग्रुप से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं हम जब हम क्विक रिवीजन करेंगे एग्जाम से पहले तो मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज बैच वालों, अगेन मैं बैच के बारे में बता देता, बैच वालों कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे देखते हैं। राइट टू रिलीजन या रिलीजियस राइट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर रिलीजन को भारत में बहुत मान्यता दिया गया, टैक्स नहीं लगता रिलीजन पे, मालूम है ना, नो टैक्स, इसलिए साधु बाबा सब बन जाते हैं, इसलिए मौलवी साहब बन जाते हैं, इसलिए फादर बन जाते हैं और वेल्थ जमा कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स नहीं लगता। आस्था के आगे कैसा टैक्स, आस्था के आगे कैसा टैक्स, कोई 100 रुपए देता है, कोई 1 करोड़ भी दे देता है, आस्था, नो टैक्स। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, फटाक से कवर करते हैं। आर्टिकल नंबर जो रिलीजियस आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 25 से आर्टिकल नंबर 28 तक। ठीक है,
करेक्ट। चलिए फटाफट देखते हैं क्या होता है। आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? 25 क्या कहेगा? आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? टू फॉलो एंड स्प्रेड एनी रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन, प्रमुख 5 रिलीजन के अलावा भी आप कोई भी रिलीजन, मैं एक रिलीजन चालू कर सकता हूँ, उस रिलीजन को फॉलो कर सकता हूँ, उस रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता हूँ, उस रिलीजन को स्प्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है टू फॉलो, स्प्रेड एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। आर्टिकल नंबर 26 आर्टिकल नंबर 26, 25 हो गया, 26 क्या? टू डू रिलीजियस वर्क। हम कोई भी रिलीजियस वर्क कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, भंडारा करवा सकते हैं, जयकारा करवा सकते हैं। मुस्लिम्स में आ जाए तो ईदगाह करवा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। हर फ्राइडे पढ़ते हैं ना, हर फ्राइडे पढ़ते हैं, अलाउड उनको कोई भी रिलीजियस वर्क करने का। चर्च में फादर डिस्कशन कर सकते हैं, चर्च में फादर बाइबल डिस्कशन करते हैं, कर सकते हैं, उनका राइट है, संडे को होता है, संडे को होता है, ठीक है, संडे को होता है, कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 27 में आ जाइए। आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है? नो टैक्स। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था नो टैक्स ऑन रिलीजन। दान पेटी में या डोनेशन बॉक्स में आप 1 रुपये डालिए या 10 करोड़ रुपए डालिए, रिलीजियस पे टैक्स नहीं लगता। सबसे बेस्ट बिजनेस है रिलीजियस का, ठीक है, रिलीजन का सबसे बेस्ट बिजनेस है। रिलीजन ही सबसे बेस्ट बिजनेस है क्योंकि उसमें टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री है, क्योंकि उसमें टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री है, क्योंकि उसमें टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री है। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 28 क्या हो गया? आर्टिकल नंबर 28 आखिरी आर्टिकल है रिलीजन से रिलेटेड। एडुकेशन इन रिलीजन, रिलीजियस एडुकेशन यू आर अलाउड, रिलीजियस एडुकेशन आपको अलाउड है। एग्जाम्पल मदरसा, रिलीजियस एडुकेशन आपका अलाउड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट बेसिस, कल्चरल एंड एडुकेशनल। कल्चरल एंड एडुकेशनल ये बेसिकली पता है ट्राइबल और माइनॉरिटीज के लिए था। तो आर्टिकल नंबर 29 और 30 आता है इसमें। 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स एंड देयर कल्चर, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स एंड देयर कल्चर। जो लोग माइनॉरिटीज हैं उनके राइट को, उनके कल्चर का प्रोटेक्शन इज वेरी मस्ट। अभी आप देखे होंगे ईस्ट इंडिया में कितना इसका यूज हो रहा है। उनके कल्चर को, उनके वैल्यू को प्रोटेक्ट करना हम उनका अधिकार है आर्टिकल नंबर 29 के हिसाब से, ठीक है। आर्टिकल नंबर 30 के हिसाब से क्या है? आर्टिकल नंबर 30 के हिसाब से क्या है कि माइनॉरिटीज जो है रिलीजियस स्कूल खोल सकते हैं। आर्टिकल नंबर 28 कहता था कि आप एडुकेशन दे सकते हैं, पढ़ाई करवा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि जो माइनॉरिटीज हैं वो अपना स्कूल भी खोल सकते हैं, सिर्फ किससे? धर्म से रिलेटेड स्कूल प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है, प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है। चलिए लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल नंबर 32 आ जाते हैं। लास्ट एंड फाइनल आर्टिकल नंबर 32, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है? कोई भी फंडामेंटल लॉ टूटेगा, कोई भी फंडामेंटल लॉ टूटेगा, यू कैन गो डायरेक्टली टू, यू कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। बताया था ना आपको, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्यों स्पेशल? इसी कारण स्पेशल है, आर्टिकल नंबर 32 के कारण प्रोटेक्टेड है, गारंटेड है, जुडिशियबल है, जस्टिसिएबल है, ठीक है, जुडिशियबल है, जस्टिसिएबल है, ठीक है, ठीक है। अब आइए, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये फर्स्ट वीडियो में कि ये
फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था ना कि इसका नेचर क्या है, नॉन ऑब्सोल्यूट। दंगा के वक्त इसको हम लोग रोक भी लगा सकते हैं। तो पहले नहीं था। आर्टिकल नंबर 352 आया, आर्टिकल नंबर 352 आया, जो कहता है, जो क्या कहता है, जो क्या कहता है कि फंडामेंटल राइट, सॉरी, फंडामेंटल राइट भी सस्पेंड हो सकता है। आर्टिकल नंबर 352 आता है कि यू कैन सस्पेंड आर्टिकल नंबर 19, जो आज़ादी का दंगा हुआ, आज़ादी का जो राइट है, बोलने का, घूमने का, चलने का, असेंबल होने का, बिजनेस करने का, दैट दैट कैन बी सस्पेंडेड फॉर सम टाइम्स। सिमिलरली नेशनल इमरजेंसी लग गया, नेशनल इमरजेंसी लग गया, प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं, इसके अलावा भी एक्शन लेना चाहिए, तो आर्टिकल नंबर 359 के अंदर, आर्टिकल नंबर 359 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सस्पेंड, भारत के महामहिम राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकते हैं सारे फंडामेंटल राइट्स को। सारा फंडामेंटल राइट जो है सीधा डस्टबिन में डाल गया, एक्सेप्ट दो। यही टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक्सेप्ट दो, कौन सा? 20 और 21। कौन सा? 20 और 21। 20 क्या था? अपराधी को राइट था उसके अपराध, उसके बचाव के लिए। 21 क्या कहता था? प्राइवेसी, लिविंग, करेक्ट। तो सारे फंडामेंटल राइट कैंसिल हो सकते हैं एक्सेप्ट 20 एंड 21। सारे फंडामेंटल राइट कैंसिल हो सकते हैं एक्सेप्ट 20 एंड 21, एक्सेप्ट 20 एंड 21। कवर हुआ? कवर हुआ? कवर हुआ ना? अच्छा, 20 को एक्सप्लेन कर दूं। देखो 20 में क्या था, मैंने मैंने जो बताया था आप लोगों को कि क्रिमिनल को भी ये है, क्रिमिनल को भी राइट है। राइट, कैसे राइट? वो बैच में पढ़ाएंगे तो और डिटेल में पढ़ाता है, बट लेकिन तुम लोग तो मेरे बच्चे ही हो, कैसे छोड़ दूँ? मुझे लग रहा है एग्जाम में आ गया तो, एग्जाम में आ गया तो कैसे करोगे? बता देता हूँ, बता देता हूँ। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पेशेंस रखो। ऑलमोस्ट ओवर ही हो गया, लेकिन ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है तो मैं सोचता हूँ बता देता हूँ, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। मैंने कुछ अपराध कर दिया, अपराध कर दिया, जेल लेके गए, उसके बाद मेरे पास राइट है। आर्टिकल 20 का 1 कहता है, आर्टिकल का आर्टिकल नंबर सॉरी आर्टिकल नंबर 20 का 1, 2 और 3 इस पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। 1, 2 और 3 इस पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, जैसे सेकेंड। तो हम लोग कहाँ पे थे? आर्टिकल नंबर 20 पढ़ रहे थे ना। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस मतलब गुनाह करने के बाद अपराधियों को क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? 20 का 1, अपराधियों को क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? 20 का 1 में देखते हैं। 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ, एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ, ठीक है। एक्स पोस्टो फैक्टो लॉ क्या होता है? इसका मतलब फटाफट पढ़ लेंगे, फटाफट समझ जाएंगे। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है कि 20 मई 20 मई 2022 से रूल बना कि च्युइंगम खाने पे सजा है, च्युइंगम खाने पे सजा है। मैं 19 तारीख को खाया, मुझे सजा नहीं होगा। मुझे पुलिस पकड़ के ले गई,
कोर्ट में हाजिर किया गया, कोर्ट में पता चला नहीं 20 तारीख से लॉ बना था, मुझे 19 को पकड़ा गया था, मुझे छोड़ दिया जाएगा, मुझे छोड़ दिया जाएगा। सेम चीज, 20 तारीख को लॉ बना, मुझे 21 को पकड़ा गया, कोर्ट के सामने हाजिर किया गया, तो मुझे वही सजा मिलेगा जो 20 तारीख को डिफाइन हुआ था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझे। दूसरा एग्जांपल सपोज कीजिए भारत में चोरी का लॉ नहीं बना था। सपोज कर लीजिए कि 10 मई से 10 मई 1996 में इशू हुआ था, 1996 में, कि सोना चोरी करने पे 10 साल का सजा। ठीक है, 10 मई 2019 को चेंज कर दिया कि सोना चोरी करने पे 15 साल का सजा। अगर हमको हमको पकड़ा गया 2019 के बाद, लेकिन मेरा केस जो है 2019 के पहले का है, तो सजा भी मेरे को 2019 के पहले का मिलेगा। ठीक है, पकड़ा गया 2019 के बाद, इसके बाद 10 मई को हुआ था, 8 मई को पकड़े गए हम, जेल में सजा काटने के लिए जा रहे हैं, तो बोला कि सर अभी तो 15 साल हो गया, लेकिन मेरा सजा, हमको पकड़ा गया 8 मई, सजा हमको लगेगा 10 साल का है। ठीक है, कवर हो गया ये। नेक्स्ट 20 का 2 क्या कहता है? 20 का 2 क्या कहता है? 20 का 2 कहता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी, एक ही सजा का दो बार, एक ही क्राइम को दो बार सजा नहीं मिल सकता है आपको। एक ही क्राइम का दो बार सजा नहीं मिल सकता आपको। आप जेल काट के आए, आप जेल काट के आए, ठीक है, आप जेल काट के आए, सेम सजा पे आपको कहीं और भी केस चल रहा था, तो आपको उस पर दोबारा से जेल नहीं मिल सकता। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 का 3 देख लीजिए, 20 का 3 देख लीजिए। 3 क्या कहता है? सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको कि आप खुद का गवाह बने। कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको, पुलिस जाके डंडा पीटी बोले कबूल तुमने मर्डर किया। इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड, नहीं कर सकते आप ऐसा। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट आपको फ्रीडम। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 तक हो गया, सारा फंडामेंटल राइट खत्म हो गया, सारा फंडामेंटल राइट खत्म हो गया। लेकिन मैंने बोला था कि मैं अपने स्टूडेंट को, जो कोई नहीं पढ़ाता, 33, 34, 35, कोई नहीं पढ़ाता, पढ़ाऊंगा मैं। देखो आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 33 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 33 कहता है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट पार्शली और कंप्लीटली फॉर 4 टाइप ऑफ पीपल। आर्टिकल नंबर 33 कहता है बिना दंगा के भी किसी कारण से राष्ट्रहित में 4 तरह के लोगों का फंडामेंटल राइट पार्शियली या परमानेंटली, पार्शियली या कंप्लीटली बैन कर सकते हैं। कौन 4 तरह के लोग? कौन 4 तरह के लोग? पहला जो डिफेंस में काम करते हैं, दूसरा जो पारामिलिट्री में, तीसरा जो पुलिस फोर्स में है, चौथा, तीसरा जो पुलिस फोर्स में है, चौथा कौन? फोर्थ कौन? फोर्थ कौन? फोर्थ जो इंटेलिजेंस एजेंसी में, आईबी में, रॉ में, आईबी और रॉ में काम करने वाले, आरएडब्ल्यू में काम करने वाले, इनका सरकार चाहे, भारत सरकार चाहे तो कभी भी फंडामेंटल राइट्स को पार्शियली या कंप्लीटली बैन कर सकती है। ठीक है, ये 33 हो गया। अक्सर एग्जाम में पूछते नहीं, कंक्लूजन ही, बट चलिए सपोज कि मुझे आपको बताना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पूछा जाता है ये सवाल, आई थिंक मुझे अभी याद नहीं कौन से ईयर आया था, बट सीरियस में ही मैंने ये सवाल देखा था कि इनमें से किन का बिना सरकार चाहे तो कम्प्लीटली फंडामेंटल राइट कैंसिल कर सकती है। आर्टिकल नंबर 34 मार्शल लॉ। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, ठीक है, मतलब आर्मी रूल। आर्टिकल नंबर 34 के हिसाब से मार्शल लॉ, देश में मार्शल लॉ आ सकता है 34 के हिसाब से। डेट इज आज तक हमारे देश में मार्शल लॉ नहीं लगा है, क्योंकि हमारा गणतंत्र, रिपब्लिक बहुत मजबूत है। लेकिन प्रावधान है, ठीक है, प्रावधान है, प्रावधान है।
देखो आर्टिकल नंबर 33 और आर्टिकल नंबर 34 यही एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये सवाल ऐसे तो पूछते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 33 वो 4 दिन के लिए फंडामेंटल राइट कभी भी कैंसिल हो सकता है। 34 मार्शल लॉ, इसको लेके कभी भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। चलिए लास्ट हमारा आर्टिकल नंबर 35, उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल केस एक बार देख लेंगे, फिर क्लोज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल केस फिर क्लोज। आर्टिकल नंबर 35 क्या होता है? आर्टिकल नंबर 35 क्या होता है? द पार्लियामेंट हैज सर्टेन पावर इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट टू मेक लॉ, टू प्रिस्क्राइब पनिशमेंट। पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, उसके पास कुछ सर्टेन पावर होता है फंडामेंटल राइट्स के को लेके लॉ बनाने का, उसको लेके पनिशमेंट डिफाइन करने का। ठीक है, उसको लेके लॉ बनाने का, उसको लेके पनिशमेंट डिफाइन करने का। ठीक है, खत्म खत्म, समझ गए? अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल केस। कॉन्स्टिट्यूशनल केस जो मैंने आपको बोला ना कि पहले जो था ऐसा नहीं था कि फंडामेंटल अमेंडमेंट नहीं होता, पहले नहीं हो सकता, बाद में होने लगा। तो नाउ इट इज क्या क्या बता था ना आपको, नेचर क्या है इसका? नाउ इट इज नेचर। कल के क्लास में बताया था, आज भी मैंने रिपीट किया। नॉन ऑब्सोल्यूट, नॉन ऑब्सोल्यूट कैसे? चलिए चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला होता है शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस 1951 में हुआ था। शंकरी प्रसाद केस वर्सेस स्टेट। पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। डिसीजन क्या है? पार्लियामेंट के पास पावर है, संसद के पास पावर है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का। अमेंड करने का, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है संसद। ठीक है, फिर से वापस से केस हुआ 1964 में, सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस हुआ 1964 में। सेकंड केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1964 में सज्जन सिंह केस। सज्जन सिंह केस वर्सेस स्टेट में क्या था कि पार्लियामेंट हैज पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। इसमें भी डिसाइड हुआ पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कुछ फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। लेकिन लेकिन जो आखिरी अमेंडमेंट हुआ, कौन सा? गोलकनाथ। गोलकनाथ 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 वर्सेस स्टेट। उसमें क्या डिसाइड हुआ? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट में क्या डिसाइड हुआ कि कि पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट हैज नो पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एक सवाल आता है, फंडामेंटल राइट्स क्या सिर्फ इंडियन के लिए? क्या सिर्फ इंडियन के लिए या विदेशियों के लिए भी? तो सिर्फ इंडियन के लिए जो फंडामेंटल राइट्स है वो मैं लिख देता हूँ। आर्टिकल नंबर 15 सिर्फ इंडियंस के लिए, 16 इंडियंस के लिए, 17 इंडियंस के लिए, 18 इंडियंस के लिए है, 19 इंडियंस के लिए है, 29 इंडियंस के लिए है और 30 इंडियंस के लिए। ये सिर्फ इंडियंस के लिए, ये इसके अंदर सिर्फ इंडियंस आते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। फिर से मैं बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 21 और 30 ये सिर्फ इंडियन के लिए। ठीक है, नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और 29 और 30। 29 और 29 और क्या 30। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 15 से 30 तो आपका मोस्टली कवर हो जाएगा। 15 क्या कहता था? 15 क्या कहता था बताइए? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 क्या कहता था? इक्वल अपॉर्चुनिटी। 17 क्या कहता था? अनटचेबिलिटी नहीं होगा। 18 क्या कहता था? टाइटल नहीं रख सकते। 19 क्या कहता था? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, असेंबल हो सकते हैं। ठीक है, यूनियन बना सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता था? आर्टिकल नंबर 29 क्या कहता था? अभी जस्ट पढ़े हम। आर्टिकल नंबर 29 कहता था माइनॉरिटीज का प्रोटेक्शन। भारत में जो माइनॉरिटीज उनका प्रोटेक्शन, उनको स्कूल बनाना, उनको एजुकेशनल रिलीजियस स्कूल बनाने का अलाउंस। ये इंडिया का इंडियन सिटीजन्स के लिए आर्टिकल जो है रिजर्व्ड है। ये इंडियन सिटीजन्स के लिए आर्टिकल क्या है? आर्टिकल ये वाला इंडियन सिटीजन्स के लिए रिजर्व है।
फॉरेनर्स को भी सुविधा मिलता है। कौन से आर्टिकल का? 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, 27 और 28, ठीक है। ये हो गया फॉरेनर्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया हो वीडियो। कुछ क्वेरी हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कंसल्ट कर सकते हैं आप लोग। कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट रीड करूंगा। और Q&A का जब सेशन करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर का Q&A का जो सेशन करेंगे, उसमें हम लोग फटाफट रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा फंडामेंटल राइट इस तरह से कवर हुआ, फंडामेंटल राइट इस तरह से कवर हुआ, ठीक है। अभी हम लोग इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज और DPS भी कवर करेंगे। ये सब बहुत कॉमन टॉपिक है, यूपीएससी को भी बहुत पसंद है, और ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। तो ये कवर करेंगे हम लोग अभी। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार रिवाइज कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। चलेगा, ओके। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए क्या, बाय। बाय। खूब पढ़ो, मेहनत करो।